बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 का आज सेकंड लेक्चर है और इसमें टॉपिक्स शामिल हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमने फर्स्ट लेक्चर में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट, साउंड के कुछ फंडामेंटल, साउंड की डेफिनेशन और साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ये कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो वो डिफरेंट साउंड की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स है बच्चों, जिनकी बेस पर हम लाउड साउंड, फेंट साउंड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, श्रिल और ग्रेव साउंड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर डिफरेंट म्यूजिकल साउंड या डिफरेंट साउंड के दरमियान हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स। वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें सबसे पहले है लाउडनेस। जैसे कि नाम ही इसका मतलब लिखा हुआ है, तो लाउडनेस साउंड की वो प्रॉपर्टी है या करैक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पर हम लाउड और फेंट साउंड के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाउड फेंट साउंड कहते हैं, आम वर्ड में आप कह लें कि मध्यम आवाज़। तो लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो इसका जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है ये मैंने साइड पर लिख दिया है। Define loudness of sound and explain different factors which can affect loudness। तो बच्चे इसको डिफ़ाइन करने के बाद अब हम साथ ही एक एग्जांपल मेंशन करेंगे। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स आवर वॉइस इज लो, बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग आवर वॉइस इज लाउड। तो जब हम अपने पास किसी दोस्त से या किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमारी आवाज़ जो है वो उसकी लाउडनेस कम होती है। लेकिन जब एक पब्लिक गैदरिंग, बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है, तो डेफिनेटली फिर आपकी जो साउंड की लाउडनेस है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है ताकि सब लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ जो साउंड है इसको कहेंगे हम लाउडनेस। तो जिसकी लाउडनेस करीब बैठे हुए पर्सन के लिए कम होगी और गैदरिंग में किसी के साथ गैदरिंग के साथ बात करनी है तो फिर आपको लाउडनेस जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। देन जिस तरह क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन्ड है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लाउडनेस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस, वो डिफरेंट फैक्टर जिससे साउंड की लाउडनेस इफ़ेक्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स में सबसे पहले होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो डेफिनेटली जब किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को हम ज़्यादा ज़ोर से हिट करेंगे तो उसके वाइब्रेट होने का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होने से क्या आप ऑब्ज़र्व करते हैं, मसलन एक ड्रम है, उस पर जेंटली हम आहिस्ता से एक स्टिक मारते हैं, लाउडनेस कम होगी। लेकिन उसी सरफेस को अगर हम ज़्यादा ज़ोर के साथ हिट कर देते हैं तो अब उसकी लाउडनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये लाउडनेस इंक्रीज़ होने की वजह है कि उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करोगे तो उससे लाउडनेस भी इंक्रीज़ होगी, और अगर आप एम्पलीट्यूड कम करोगे तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी। द साउंड प्रोड्यूस बाय सितार विल बी लाउड इफ़ वी प्लग इट्स वायर्स मोर वायलेंटली। ये सितार ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अब अगर इसकी वायर्स को या इसके स्ट्रिंग्स को मोर वायलेंटली, ज़्यादा ज़ोर से प्लग किया जाए तो फिर उसकी लाउडनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन वी बीट आवर ड्रम
फोर्सफुली, जब हम ड्रम को ज़्यादा ज़ोर से बीट करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेस एंड वी हेयर अ लाउड साउंड। तो ये एक छोटी सी वेव फॉर्म में इसको शो किया हुआ है। ये देखिए, ये बच्चों एक वेव शो की हुई है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के साउंड की वेव है, दूसरी ये है। और इसमें देखिए कि एम्पलीट्यूड कम है तो डेफिनेटली इसकी लाउडनेस भी कम होगी। और ये वाली जो वेव है इसमें वेव का एम्पलीट्यूड लार्ज है तो ये लार्ज लाउड साउंड को प्रोड्यूस करेगी। तो नेक्स्ट फिर ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आप चाहें तो एग्जांपल्स की हेडिंग बनाकर 1 और 2 भी लिख सकते हो, या फिर इसी तरह पैराग्राफ में भी ठीक है। अब इसके बाद सेकंड फैक्टर जिस पर लाउडनेस डिपेंड कर सकती है, वो फैक्टर जो लाउडनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, वो होता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो सरफेस वाइब्रेट हो रही है उसका एरिया इंक्रीज करने से लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो loudness of sound also depends upon area of vibrating body. For example, sound produced by large drum is louder than by small one. तो एक लार्ज ड्रम की जो साउंड है वो लाउडर होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल ड्रम जिसको ढोलकी भी कहते हैं। तो ढोलकी के मुकाबले में एक बड़े ड्रम जो है, बड़ा ढोल जो है, उसकी लाउडनेस इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक बेल, एक छोटी जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका वाइब्रेटिंग एरिया कम होता है तो उसकी लाउडनेस भी कम होती है। उसके अगेंस्ट एक बड़ी बेल जो है उसमें वाइब्रेटिंग बॉडी का वाइब्रेटिंग सरफेस का एरिया लार्ज होता है। तो बच्चों उस लार्ज जो बेल है उसकी लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ये एरिया का फैक्टर, एरिया इंक्रीज करने से लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। ये तो साउंड प्रोड्यूस बाय लार्ज ड्रम इज लाउडर देन दैट बाय स्मॉल वन। एक और एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा एक मोबाइल फ़ोन या छोटे साउंड इंस्ट्रूमेंट में स्पीकर लगा होता है। ये छोटा स्पीकर है, इसकी लाउडनेस कम होगी। और एक मस्जिद में बड़ा स्पीकर होता है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि मस्जिद वाले बड़े स्पीकर में वाइब्रेटिंग सरफेस का एरिया लार्ज है, तो एरिया लार्ज होने की वजह से उसकी लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया, इफ़ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्स ऑन अ रबर पैड, फीबल साउंड विल बी हेard। तो जैसा लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि अगर एक ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के साथ हिट किया जाए तो एक मध्यम सी आवाज़ तो आपको सुनेगी, क्योंकि उसका वाइब्रेटिंग एरिया भी कम है। बट इफ़ द वाइब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ बेंच, अगर उसी वाइब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क को हम बेंच के साथ टच कर देते हैं, वर्टिकली उसके स्टेम को बेंच के साथ टच करें तो एक लाउडनेस में सडन इंक्रीज आती है। इसकी वजह क्या होगी बच्चों? इसकी वजह ये है कि जब उस ट्यूनिंग फोर्क को बेंच के साथ हम टच करेंगे तो अब पूरी बेंच की जो सरफेस एरिया है वो सारे का सारा वाइब्रेट होगा। और ये लार्ज सरफेस एरिया जब वाइब्रेट होगा तो आपको अभी जिस तरह बात की गई है कि वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो वाइब्रेटिव ट्यूनिंग फोर्क है उसको जब बेंच के साथ टच करेंगे तो उसकी लाउडनेस के इंक्रीज़ होने की वजह होगी इंक्रीज इन वाइब्रेटिंग एरिया। नेक्स्ट फिर फैक्टर जिस पर लाउडनेस डिपेंड कर सकती है, वो फैक्टर जो लाउडनेस को अफेक्ट करता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, या दूसरे वर्ड में आप ये कह लें कि डिस्टेंस फ्रॉम साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी। आपके ख्याल में क्या इसका इम्पैक्ट होगा? अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी के या साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी के ज़्यादा करीब है, आपका डिस्टेंस कम है, तो लाउडनेस क्या होगी? और अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, आपका डिस्टेंस लार्ज है, तो लाउडनेस कैसी फील होगी? तो यकीनन
अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़्यादा करीब हैं तो लाउडनेस ज़्यादा सुनती है, आवाज़ की लाउडनेस ज़्यादा फील होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लाउड साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी से डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर हमें वो लाउडनेस कम सुनाई देगी। आप स्पीकर के करीब हैं, ज़्यादा लाउड साउंड सुनेगी, लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं स्पीकर से तो फिर आपको लाउडनेस कम सुनाई देगी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है ये इंक्रीज़ होने से लाउडनेस कम हो जाती है। तो इसके कम होने की फिर वजह क्या है? कम होने की वजह ये है कि जब साउंड वेव्स किसी मीडियम से ट्रैवल करेंगी तो ट्रैवल करते हुए उस मीडियम में साउंड की जो वेव्स हैं वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती हैं, मटेरियल पार्टिकल्स को, और उस वाइब्रेट करते हुए साउंड वेव की जो एनर्जी है वो लॉस होती है। जब साउंड वेव की एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी तो साउंड वेव वीक होती जाएंगी और इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाएगा। उस एम्पलीट्यूड के डिक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर साउंड की लाउडनेस कम हो जाती है। तो loudness of sound also depends upon the distance of vibrating body from the listener. It is caused by the decrease in amplitude due to increase in distance. तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि loudness of sound decreases with increase in distance from the vibrating body. ये सेंटेंस ऐड कर सकते हैं हम। Loudness of sound decreases with increase in distance from the vibrating body. तो मतलब डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने के साथ लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाती है और डिस्टेंस कम करने से लाउडनेस बढ़ जाती है। तो ये दूसरे वर्ड में आप इन्वर्स रिलेशन कह सकते हैं। तो ये इसका रिलेशन है विद डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बर्ड। और इसके बाद एक और फैक्टर जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है वो होती है हमारी फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स। जिस पर्सन ने लाउडनेस आवाज़ को सुनना है उसके कान की हालत कैसी है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। अगर उसके डिफेक्टिव ईयर्स हैं तो डेफिनेटली लाउडनेस कम फील करेगा, और अगर उस पर्सन के ईयर जो है वो नॉर्मल है, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है, तो उसको नॉर्मल लाउडनेस सुनेगी। तो ये जो नेक्स्ट फैक्टर है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है वो है फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर, हमारे कान की फ़िज़िकल कंडीशन। और आपने सुना होगा कि अगर कान में का जो ईयर ड्रम है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए या एज के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उन पर्सन के लिए लाउडनेस कम सुनाई देती है। लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। A sound appears louder to a person with sensitive ears than to a person with defective ear. However, there is characteristics of ये बच्चों इसका फैक्टर था यहाँ पर। नेक्स्ट ये तो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो लाउडनेस से रिलेटेड था। नेक्स्ट फिर शॉर्ट क्वेश्चन हैं डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं। और सबसे पहले है पिच। पिच ये साउंड की वो प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पर हम भारी और बारीक आवाज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो पिच इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ये होगी इसकी डेफिनेशन। श्रिल कहते हैं बारीक आवाज़ को और ग्रेव कहते हैं भारी आवाज़ को। तो ये साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिस पर की बेस पर हम भारी आवाज़ और बारीक आवाज़ के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू में पॉइंट आ सकता है कि पिच किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो
हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। तो जब पिच जो वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है तो उसकी पिच बढ़ जाती है, और पिच बढ़ने से आवाज़ जो है वो श्रिल हो जाती है, बारीक हो जाती है। The frequency of voice of ladies and children is higher than that of men। तो लेडीज़ और जो चिल्ड्रन हैं इनकी नेचुरली जो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी है वो मैन से ज़्यादा होती है, इसलिए इन लोगों की जो आवाज़ है वो बारीक होती है। तो therefore voices of ladies and children is shrill and of high pitch। लो पिच देखिए फ्रीक्वेंसी कम है, कम नंबर ऑफ वेव्स हैं इस एरिया में, इस लेंथ में, और अब जब पिच बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी तो जानते हैं ना, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो ये पिच इंक्रीज़ होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई और ये शो करेगी हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ साउंड, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये। तो characteristics of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch is called quality। तो ये साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर दो ऐसी साउंड को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है जिनकी पिच भी सेम होती है और उनकी लाउडनेस भी सेम होती है। अगर पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो फिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है? तो वो होती है बच्चों वाइब्रेटिंग बॉडी की जो वेव फॉर्म बनती है, जो साउंड की वेव फॉर्म बनती है, वो वेव फॉर्म में जो रेगुलरिटी है या इरेगुलरिटी है। तो ये दूसरे वर्ड में आप ये कह लें कि जो साउंड वेव्स हैं उनका वेव फॉर्म डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट वेव फॉर्म की बेस पर ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है दो ऐसी आवाज़ों को भी जिनकी लाउडनेस और पिच हालांकि सेम होती है। तो वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नोट्स ऑफ पियानो एंड फ्लूट। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो कमरे के बाहर अगर हम मौजूद हैं और कमरे के अंदर कोई पियानो और फ्लूट बजा रहा है तो हम इनकी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स होगी ये क्या होगी? क्वालिटी ऑफ साउंड। एक और बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कई बार पेपर में आ चुका है, ये आपकी बुक पर ये देख लें, पेज नंबर 22 पर है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स whose frequency lies between 20,000 Hz to 25,000 Hz. It is silent for human but not for dogs because the audible frequency range for the dogs is much higher। ये यानी साइलेंट विसल है, उस साइलेंट इंसान के लिए है। तो ये एक ऐसी विसल है जो डॉग्स वगैरह को कॉल करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ह्यूमन ईयर इसको नहीं सुन सकता। ह्यूमन ईयर के लिए साइलेंट हो, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारी नॉर्मल ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके मुकाबले में साइलेंट विसल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारा कान इसको सेंस नहीं करता, कुछ डॉग्स कैट्स वगैरह इसको सेंस करती हैं। तो फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड साइलेंट विसल। तो साइलेंट किसके लिए? ह्यूमन ईयर के लिए। और किन के लिए साइलेंट नहीं है? डॉग्स और कैट्स वगैरह के साइलेंट नहीं है, के लिए साइलेंट नहीं है ये। ठीक है जी बच्चों, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।